गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है और मैं उबता गया। यह एक व्यंग कथा है। प्रतिध्वनि। एक निराशावादी से पैसे उधार लो, वह इसके वापस आने की उम्मीद नहीं करेगा। यह कथन है ऑस्कर वाइल्ड का। इसमें हमें यह बताया गया है कि दूसरे का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे का समय हमें बर्बाद, नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, और मैं उबता गया। व्यंग देखिए। मई का महीना था, भयंकर गर्मी हो रही थी। मई का महीना था, भयंकर गर्मी हो रही थी। मैं दोपहर का भोजन करके लेटा हुआ था। बाहर आग बरस रही थी, अर्थात बहुत तेज धूप निकली हुई थी। भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। मैं बेचैनी में लेटा थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरीपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे इस करवट और उस करवट होता रहता है। मेरी यही हालत थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। अचानक दरवाजे पर कोई आया। जैसी मेरी स्थिति थी उसमें मुझे लगा कि किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया हो। पता नहीं कौन है, किस काम से आया है, कितनी देर बैठेगा। यूं तो मुझे भगाने की कई तरकीबें मालूम है, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाए जाए उन्हें वे मज़े से झेल लेते हैं। मैं अगर पिस्तौल भी निकाल लूं तो वे डरकर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बात करने लगेंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और कई बार के परिचित जान पहचान के एक सज्जन ने घर में प्रवेश किया। मैं उन्हें देखकर अधमरा हो गया, यह सोचकर कि आए हैं तो कुछ देर तो बैठेगी ही। शिष्टावश मैंने उनसे बैठने को कहा। वे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वे बैठे रहे और मैं बिस्तर में लुढ़कता रहूं, यह अशिष्टता होती। वे सामान्य आदमी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने कैसे कष्ट किया? उन्होंने जवाब दिया, यूं ही इधर से निकला तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वे इधर से निकल रहे थे कि यानी अपनी सहूलियत से आए थे। मेरे यहाँ और लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरों के पास उनका काम न करने देने के लिए पहुंच जाते हैं। वे सहजता से आगे कहते हैं, कुछ काम नहीं था तो सोचा कि आपके पास थोड़ी देर बैठूं। फुर्सत का समय है। उनका तो फुर्सत का समय है जो मेरे पास बिताने आए हैं, पर मेरा काम का समय है। मैं कागज कलम रखकर उन्हीं की तरह फुर्सत में हो जाता हूँ। उन सज्जन ने बात शुरू की। अमेरिका हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। इससे पूरे एशिया को खतरा है। सुना है कि अणु शक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाले हैं। मुझे उस वक्त एशिया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे चिंता अपनी बेचैनी की थी। मैंने कह दिया, आप ठीक कहते हैं। उन्होंने बात चालू रखी।
यदि इधर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठा रहेगा? यहाँ दो महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारी 20 साल की सुरक्षा संधि है। वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। वे मेरे विचार जानते थे, मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए इस तरह के विषय की बात उन्होंने उठाई थी। मैं जम्हाई ले रहा था और चेहरे से भरसक परेशानी प्रकट कर रहा था, पर वे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। आगे बोले, अब देखिए, अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहे हैं और इधर यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ, मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उनके उत्साह में कमी नहीं थी। वे अरब देश से उड़े तो एकदम चीन पहुंच गए। कहने लगे, चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है, फिर भी उसने अमेरिकी सैनिक अड्डे के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का यह कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। बताइए, चीन की कैसी गंदी नीति है? मैंने जम्हाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा, और तो सब ठीक है ना? इस वाक्य का असर होता है कि आप कृपया उठकर चले जाएं, पर इस इशारे को वे नहीं समझे और बोले, हाँ जी, सब ठीक ठाक है। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने केवल हाँ यूं ही करना शुरू किया, जिससे उन्हें लगे कि ये बात नहीं कर रहे हैं। पर वे चीन से उड़े तो वाशिंगटन पहुंच गए। कहने लगे, देखिए, यह निक्सन कैसा राष्ट्रपति है, वाटरगेट में फंसा हुआ है, टेप चुरा कर रखे हुए हैं, अदालत की मानहानि करता है, आयकर की चोरी करता है और कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कैसा बेशर्म राष्ट्रपति है। मैंने धीरे से आवाज़ निकाली, हम। इसके बाद वे भारत लौट आए और गुजरात व बिहार की राजनीति से लेकर स्थानीय कॉलेज की घटनाओं तक की बातें वे कर चुके थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं इस दुनिया का सबसे दयनीय प्राणी था। मेरी हालत उस बकरे की तरह थी जिसे रस्से से बांध दिया गया है और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई है। वह अब उठ बैठे और अंगड़ाई लेकर बोले, और तो सब ठीक है, कोई खास काम तो नहीं है, जरा 10 रुपये दे दीजिए, परसों लौटा दूंगा। मैं भौंक रह गया। वे मुझसे आते ही कह देते तो मैं उन्हें 10 रुपये दे देता, पर उन्होंने मेरे राजनीतिक विश्वासों की इतनी लंबी भूमिका बांधी, वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक के चक्कर लगवाए। मैंने उन्हें फौरन रुपए दिए और वे यह कहते हुए चले गए कि परसों जरूर लौटा देंगे। मैं फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। मुझे दुख भी था कि यह आदमी इसके लिए इतना परेशान हुआ। इस व्यंग कहानी में यह बताया गया है कि हमें दूसरों का समय व्यर्थ ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में किसी का समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए।